तो प्यारे बच्चों नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हिंदी का जो 7वां नंबर चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसका नाम था परंपरा का मूल्यांकन, इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे और आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे और फाइनली आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब आप लोग तैयार हो जाइए, सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ भाई। और दूसरी बात ये प्यारे बच्चों कि आप लोगों का स्कूल का टाइमिंग जो है वो 12:30 बजे तक ही है अभी, तो इसलिए आप लोगों का हिंदी का क्लास जो है वो हम 1 बजे से लगा दिए हैं, ठीक है ना। अब जो आपका हिंदी का क्लास होगा प्रतिदिन वो कितना बजे से? 1 बजे से होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब सभी बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ भाई कि आज का हम लोग क्लास पूरा कंप्लीट करें और सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है ना। सभी प्रश्न उत्तर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 15 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। सभी 15 क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझिएगा कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हम आपको बताए थे कि जो लोग लकीर के फकीर ना होकर के, हम आपको जब इस चैप्टर का शुरुआत किए थे तो सबसे पहले ही बताए थे कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़ करके क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो वही चीज लिख देंगे कि परंपरा का ज्ञान उन साहित्यकारों और आलोचकों के लिए सबसे अधिक आवश्यक है जो साहित्य में युग परिवर्तन लाना चाहते हैं। यानी कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो रूढ़ियों को तोड़ करके, रूढ़ियों मतलब क्या होता है? रूढ़ियों मतलब हुआ कि जो पहले से चलते आ रहा है उस चीज से अलग हट करके, ठीक है ना। यानी कि जो बहुत समय पहले से चलता आ रहा है उस चीज से अलग हट करके और प्रगतिशील साहित्य रचना चाहते हैं। परंपरा के ज्ञान से साहित्य की सही आलोचना और मूल्यांकन संभव होता है, जिससे साहित्य की धारा को नई दिशा दी जा सकती है। तो भाई क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि किनके लिए जरूरी है, तो लिख देंगे उनके लिए जरूरी है जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियां तोड़ करके नया प्रगतिशील साहित्य की रचना करना चाहते हैं। उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक को क्यों महत्वपूर्ण मानता है। क्वेश्चन है कि परंपरा के मूल्यांकन में, जरा ध्यान से सोचना बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। यानी कि परंपरा के मूल्यांकन में लेखक ये बात क्यों कहते हैं कि आप जो पहले वाला साहित्य है उसका एक आधार जरूर बनाएं, उसका साहित्य का वर्गीय आधार जरूर करें। तो लिखेंगे हम लोग कि लेखक के अनुसार साहित्य किसी न किसी वर्ग के हितों को प्रतिबिंबित करता है। यानी कि लेखक बताना चाहते हैं कि किसी भी साहित्य का अगर रचना होता है तो उसमें किसी न किसी वर्ग का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए साहित्य का मूल्यांकन करते समय यह जानना आवश्यक है कि वह शोषित जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि वह शोषित जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करे या शोषक वर्गों के हितों का। इससे साहित्य की सामाजिक उपयोगिता और प्रगतिशीलता का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य का कौन सा पक्ष है जो अपेक्षाकृत क्या होता है? अस्थायी होता है। तो लिखेंगे लेखक के अनुसार साहित्य में व्यक्त मनुष्य का इंद्रिय बोध, यानी कि मनुष्य का जो इंद्रिय बोध है, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, ठीक है ना। यानी कि मनुष्य का जो इंद्रिय बोध है, जो भावनाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो सब अस्थायी होता है। साहित्य केवल विचारधारा नहीं है बल्कि उसमें मानव जीवन की मूल भावनाएं भी अभिव्यक्त होती है। लेखक कहते हैं कि साहित्य केवल विचारधारा नहीं है, साहित्य विचारधारा केवल नहीं है, उसमें मनुष्य की भावनाएं अभिव्यक्त होती है। यही कारण है कि महान साहित्य लंबे समय तक प्रासंगिक बना रहता है। यही कारण है कि जो साहित्य अच्छे होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे रामायण महाभारत अभी तक चलते आ रहे हैं, क्योंकि वो साहित्य अच्छे हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक का आशय स्पष्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, लेखक का क्या आशय है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में, यानी कि जिस तरीके से समाज में विकास बहुत तेजी के साथ नहीं होता है, उसी प्रकार से साहित्य में भी विकास बहुत तेजी के साथ नहीं होता है। लिखेंगे, लेखक का आशय है कि समाज में विकास का क्रम एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ता है। लेखक का क्या आशय है, तो लेखक का आशय है कि समाज में विकास का जो क्रम है, समाज में जो विकास होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, परंतु साहित्य में ऐसा आवश्यक नहीं है। आधुनिक समाज अधिक विकसित हो सकता है। कहा गया है कि जो आधुनिक समाज है वो अधिक विकसित होता है, लेकिन उसका साहित्य पुराने युग के साहित्य से श्रेष्ठ ही हो यह जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो आधुनिक समाज है वो विकसित है, आधुनिक साहित्य जो है वो पुराना साहित्य से अच्छा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराना, जो आधुनिक साहित्य है, जो साहित्य अभी लिखा रहा है वह पुराने साहित्य से अच्छा हो, यह कोई जरूरी नहीं है। कई बार प्राचीन साहित्य आधुनिक साहित्य से अधिक उत्कृष्ट और प्रभावशाली होता है, यानी कि कई बार जो प्राचीन साहित्य है वह आधुनिक साहित्य से ज्यादा बढ़िया होता है, ज्यादा उत्कृष्ट होता है और ज्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? क्या कहा गया है कि जो लेखक है वह मानव चेतना को, लेखक जो है वह मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? तो लिखेंगे कि लेखक बताता है कि समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी कला और साहित्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। कहेंगे कि जो लेखक हैं वो बताते हैं कि समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, लेखक बताते हैं कि जो समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसमें भी कला और साहित्य का विकास एक जैसा नहीं होता है। यानी कि जो समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वह एक जैसा नहीं होता, उसमें कला का विकास एक जैसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, यानी कि गुलामी अमेरिका में भी था और एथेंस में भी था, लेकिन महान संस्कृति केवल एथेंस में विकसित हुई। लेखक कहते हैं कि भाई गुलामी तो दोनों जगह था, लेकिन साहित्य कहां विकसित हुआ? सिर्फ एथेंस में। उसी प्रकार पूंजीवादी विकास पूरे यूरोप में हुआ, परंतु महान कलाकार राफेल, दा विंची और माइकल एंजेलो इटली में ही हुए। यह उदाहरण चेतना की सापेक्ष स्वतंत्रता को क्या करता है? प्रमाणित करता है। ठीक है ना? हाँ बाबू, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिछला क्लास अगर आप लोग किए होंगे अच्छे तरीके से, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किए होंगे, तब आपको तो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ भी आएगा। अगर नहीं किए होंगे तो 1% भी समझ में नहीं आएगा, हम गारंटी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? कहा गया है कि साहित्य के निर्माण में, भाई किसी भी साहित्य का निर्माण होता है तो उसमें प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक कुछ खतरों से आगाह करते हैं। किस खतरों के बारे में लेखक बता रहे हैं वह लिखना है। तो लिखेंगे, लेखक प्रतिभा की महत्ता स्वीकार करता है लेकिन व्यक्ति पूजा के खतरे से सावधान करता है। कहते हैं कि जो लेखक है वह प्रतिभा की महत्ता को क्या करता है? स्वीकार करता है। लेखक जो है वो प्रतिभा की महत्ता को स्वीकार करता है कि भाई प्रतिभा की क्या महत्ता है, लेकिन व्यक्ति पूजा के खतरे से सावधान करता है। लेखक कहते हैं कि भाई प्रतिभा की तो महत्ता है, लेकिन व्यक्ति पूजा के खतरे से सावधान करते हैं कि भाई व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। वह मानते हैं कि कोई भी साहित्यकार या कलाकार आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि कोई भी साहित्यकार हो वह आलोचना से ऊपर नहीं हो सकता है। महान रचनाकारों की उपलब्धियों का सम्मान होना चाहिए, परंतु उनकी अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि भाई आप सब कुछ करिए, लेकिन अंधभक्ति जो है वो नहीं करना चाहिए। किसी का व्यक्ति पूजा नहीं होना चाहिए। साहित्य की बड़ाई करिए, साहित्य का खूब तारीफ करिए, लेकिन किसी व्यक्ति का तारीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बबुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य के मूल्य ज्यादा स्थायी कैसे है? लेखक बताते हैं ना चैप्टर में कि भाई राजनीतिक मूल्य जो है वह साहित्य के मूल्य, ये राजनीतिक मूल्य से साहित्य का मूल्य जो है वो ज्यादा स्थायी है। कैसे ज्यादा स्थायी है? तो लिखेंगे, राजनीतिक व्यवस्थाएं और साम्राज्य समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था और जो साम्राज्य है वह समय के साथ समाप्त हो जाता है, जबकि साहित्य लंबे समय तक जीवित रहता है। ठीक है ना? लेखक कहते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो साम्राज्य है वो तो एक दिन तो समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा है, सब एक दिन क्या हो गए? समाप्त हो गए। जबकि साहित्य जो है वो लंबे समय तक जीवित रहता है। आप राजा महाराजाओं को कितना दिन तक देखेंगे? 100 साल तक, उसके बाद तो वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन साहित्य जो होता है वो कई हजारों बरस तक रहता है। आज हजारों बरस, सैकड़ों बरस पहले लिखा गया रामायण महाभारत आज भी लोग उतने ही चाव से पढ़ते हैं। तो भाई साहित्य कभी समाप्त नहीं होता है। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, परंतु वर्जिल का साहित्य आज भी जीवित है। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य जो था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन वर्जिल का जो
साहित्य है वो आज भी है। सोचिए, साम्राज्य समाप्त हो सकता है लेकिन साहित्य समाप्त नहीं हो सकता है। इसी प्रकार भविष्य में ब्रिटिश साम्राज्य का नाम मिट सकता है। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय की बात कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रिटिश सरकार का नामो निशान खत्म हो जाएगा, लेकिन शेक्सपियर, मिल्टन और शेली की रचनाएं सदैव ये मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी। यानी कि एक दिन अंग्रेजों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा लेकिन साहित्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के लेखक यही कहना चाहते हैं कि व्यक्ति मिट सकता है, आदमी खत्म हो सकता है, लेकिन आदमी के द्वारा जो लिखा गया चीज है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है? जातीय अस्मिता का लेखक कहते हैं कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताया गया है। तो लिखेंगे हम लोग, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताया गया है। तो लिखेंगे, लेखक जातीय अस्मिता का उल्लेख राष्ट्र और समाज के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में करता है। यानी कि जो लेखक हैं वह जातीय अस्मिता का उल्लेख करते हैं और जातीय अस्मिता का उल्लेख राष्ट्र और समाज के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में करते हैं। उनके अनुसार इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से प्राप्त अस्मिता किसी जाति को एकता प्रदान करती है। यानी कि लेखक कहते हैं, ठीक है ना, लेखक जो है वो जातीय अस्मिता का उल्लेख करते हुए राष्ट्र और समाज के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में कहते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा से प्राप्त अस्मिता किसी जाति को एकता प्रदान करती है। यानी कि जो अस्मिता हमें इतिहासों से प्राप्त हुआ है, जो सांस्कृतिक से प्रदान हुआ है, वह ज्यादा एकता वाला भाव उसमें होता है, किसी जाति को भी वो एकता प्रदान करता है। यह अस्मिता समाज को संगठित और सशक्त बनाती है तथा सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है ना। यानी कि अगर इस प्रकार का अस्मिता हो तो वो क्या होता है, समाज को मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है तथा सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है। भाई जरा देखो, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए, जो जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर है वो दोनों अंतर बताते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताए हैं। लेखक जो है वो दोनों में क्या समानता बताए हैं। तो लिखेंगे, जातीय अस्मिता किसी विशेष जाति या भाषा समुदाय की पहचान होती है। कहते हैं कि जो जातीय अस्मिता है वह किसी विशेष जाति या भाषा समुदाय की पहचान होती है। यानी जातीय अस्मिता किसी विशेष जाति या भाषा समुदाय की पहचान होती है, जबकि राष्ट्रीय अस्मिता पूरे राष्ट्र की पहचान होती है। लिखेंगे कि जातीय अस्मिता किसी विशेष जाति या भाषा समुदाय की पहचान होती है, जबकि राष्ट्रीय अस्मिता जो है वो पूरे राष्ट्र की पहचान होती है, पूरे देश की पहचान होती है। यानी कि जाति से तो केवल एक मनुष्य का पहचान होता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अस्मिता हो तो इससे पूरा देश का पहचान होता है। दोनों में समानता यह है कि दोनों का निर्माण इतिहास, संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही होता है तथा दोनों समाज को एकता और शक्ति प्रदान करती है। यानी कि चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे राष्ट्रीय रूप से हो, समाज को दोनों शक्ति प्रदान करता है, समाज के लिए दोनों बेहतर होता है। ठीक है ना, याद रखना बाबू। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। लेखक इस चैप्टर में कहते हैं कि भारत में जितनी जातियां हैं उतनी जाति तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जितनी जातियां भारत में हैं उतना जाति तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे, भारत अनेक भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों का देश है। लेखक कहते हैं कि जो भारत है वह अनेक भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों का क्या है, देश है। यहां राष्ट्रीय एकता किसी एक जाति के प्रभुत्व से नहीं बल्कि साझा संस्कृति और लंबे ऐतिहासिक विकास से बनी है। लेखक कहते हैं प्यारे बच्चों कि भारत अनेक भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों का देश है। यहां राष्ट्रीय एकता किसी एक जाति के प्रभुत्व से नहीं बल्कि साझा संस्कृति और लंबे ऐतिहासिक विकास से बनी है। यही विशेषता भारत को विश्व के अन्य बहुजातीय राष्ट्रों से अलग और विशिष्ट बनाती है। यानी कि जो भारत हमारा है वो अनेक भाषाओं का मिश्रण है, अनेक जातियों का मिश्रण है, अनेक संस्कृतियों का देश है। यानी भारत में बहुत सारी जातियां हैं, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, भारत में बहुत सारी संस्कृति है, लेकिन राष्ट्रीय एकता किसी एक जाति के प्रभुत्व से नहीं बनता। हमारे देश की जो एकता है वह एक जाति से नहीं बनता बल्कि यहां सभी जातियों का, सभी संस्कृतियों का संग्रह होता है, सभी संस्कृतियों के विकास से बनता है। इसलिए कहा जाता है कि यही विशेषता है कि भारत को विश्व के अन्य बहुजातीय राष्ट्रों से अलग और विशिष्ट बनाती है। यानी कि यही कारण है कि भारत जो है वो पूरे विश्व में सबसे अलग है, बहुजातीय होने के बाद भी। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की बहुजातीयता, भारत में जो बहुत सारे जाति के लोग हैं, यह भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है, कैसे। कहा जा रहा है कि यह भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास की देन है, कैसे, जरा इसके बारे में बताइए।
तो लिखेंगे, भारत में विभिन्न जातियां और भाषाएं होने के बावजूद रामायण, महाभारत तथा अन्य सांस्कृतिक परंपराओं ने लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है। सोचो कि भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन सभी जाति के लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता, कुरान का जो गीता है, जो पुराण है, वो सब पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे भारत में विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषा है, उसके बावजूद भी रामायण, महाभारत सब एक दूसरे को जोड़ करके रखा है। रामायण की ही मदद से सही, महाभारत की ही मदद से सही, सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग देखते होंगे कहीं पर अगर रामायण का पाठ होता है, कहीं पर महाभारत का पाठ होता है, कहीं पर कथा होता है, वहां सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल करके बैठ के उस कथा को सुनते हैं। भारत की राष्ट्रीयता किसी राजनीतिक प्रभुत्व का परिणाम नहीं है, बल्कि साझा इतिहास और संस्कृति का परिणाम है। इसलिए इसकी बहुजातीयता संस्कृति और इतिहास की देन है। इसलिए भारत की जो क्या है, बहुजातीयता है, वो भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास की क्या है, देन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, यानी कि हमारी जरूरत समाजवाद क्यों है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है। तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार समाजवाद में देश की शक्तियों और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव है। कहते हैं कि लेखक के अनुसार समाजवाद में देश की शक्तियों और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग संभव है। समाजवाद में देश की शक्ति और संसाधन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि समाजवाद में समाज के सभी वर्गों का अधिकार होता है। तो भाई समाजवाद में किसी भी चीज का सर्वोत्तम उपयोग होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधनों का अपव्यय होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में जनता के हित में कार्य करती है। पूंजीवादी व्यवस्था अपने फायदे के लिए होता है, जबकि समाजवादी जनता के फायदे के लिए होता है। इससे राष्ट्रीय यानी कि समाजवाद से राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति को बल मिलता है। इसलिए समाजवाद भारत की क्या है, राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद अगर भारत में रहे तो भारत तरक्की बहुत ज्यादा कर सकता है, यही बताया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है। जब लेखक निबंध का समापन कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो लेखक कैसा स्वप्न देखते हैं, उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, बताओ बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसके साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है। तो लिखेंगे, लेखक ऐसे समाज का स्वप्न देखता है जहां सभी लोग शिक्षित हों। लेखक एक ऐसे समाज का स्वप्न देखते हैं जहां पर सभी लोग क्या है, शिक्षित है, साहित्य और संस्कृति का व्यापक प्रसार हो तथा भारत की सभी भाषाओं का साहित्य पूरे देश की संपत्ति बन जाए। यानी कि भारत के सभी भाषाओं का जो साहित्य है वो पूरे देश की संपत्ति बने। इस स्वप्न को साकार करने में साहित्यिक परंपरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वह नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। यानी कि भारत की जो संस्कृति है वह नई विरासत से भारत को जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता को क्या करती है, मजबूत करती है। तो लेखक लास्ट में यही सपना देखते हैं कि जो हमारा समाज है वो शिक्षित हो, जो हमारा समाज है वो साहित्य को पढ़े और संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करे। लेखक यही सपना तो देखते हैं और इसी के बारे में बताया भी गया है, समझ गए ना। चलिए 13 के बाद अब 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। जो साहित्य है वो स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं। लेखक कहते हैं कि साहित्य जो है वो स्वाधीन होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन सा तर्क और प्रमाण उपस्थित किया है। तो लिखेंगे, लेखक का मत है कि साहित्य आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित अवश्य होता है। लेखक कहते हैं कि जो साहित्य है वह आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से क्या होता है, प्रभावित होता है, परंतु पूरी तरह उनसे नियंत्रित नहीं होता है। इसके प्रमाण के रूप में वह एथेंस और अमेरिका की गुलामी व्यवस्था, इटली के महान कलाकारों तथा भारत और ईरान की महान काव्य परंपराओं का उदाहरण भी देते हैं। यानी कि लेखक अनेक उदाहरण देकर के ये बताने का प्रयास करते हैं कि साहित्य जो है वो स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है। समान परिस्थितियों में भी साहित्य का विकास अलग अलग स्तर पर होता है, जिससे उसकी सापेक्ष स्वतंत्रता सिद्ध होती है। यानी कि अगर परिस्थितियां समान भी हो तो साहित्य का विकास समान नहीं होता है, साहित्य का विकास अलग अलग होता है। और इन सब के माध्यम से लेखक बताए हैं कि जो साहित्य होता है वो स्वतंत्र होता है, किसी के गुलामी में रह करके साहित्य नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जी 15 नंबर क्वेश्चन कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। कहा जा रहा है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना करिए। एक मिनट,
हाँ बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना करिए, यानी कि बंगाल भी विभाजित हो गया और पंजाब भी विभाजित हो गया, तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहां ज्यादा है। यानी कि विभाजन बंगाल का भी हुआ और विभाजन पंजाब का भी हुआ, तो सोचिए कि साहित्य का ज्ञान ज्यादा, साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहां ज्यादा है और कहां कम है, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, इसके सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, जरा इसके बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि किसी समाज की सांस्कृतिक एकता साहित्यिक परंपरा के ज्ञान पर निर्भर करती है। लेखक कहना चाहते हैं कि किसी भी समाज की जो सांस्कृतिक एकता है वो साहित्यिक परंपरा के ज्ञान पर निर्भर करती है। बंगाल के विभाजन के बाद भी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोग अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े रहे। यानी कि जब बंगाल का विभाजन भी हो गया, बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंट गया, उसके बाद भी लोग एक दूसरे के साथ साहित्यिक रूप से जुड़े रहे, इसलिए उनकी सांस्कृतिक एकता बनी रही। इसके विपरीत पंजाब में साहित्यिक परंपरा का साझा ज्ञान अपेक्षाकृत कम होने के कारण सांस्कृतिक एकता उतनी मजबूत नहीं रह सकी। लेखक का निष्कर्ष है कि साहित्यिक परंपरा का ज्ञान समाज को जोड़ने, उसकी अस्मिता को बनाए रखने और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो साहित्य की परंपरा का ज्ञान है वो बहुत ही मजबूत एकता को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि भाई बंगाल के लोग भले बंट गए लेकिन साहित्यिक रूप से वो नहीं बंटे, जबकि पंजाब साहित्यिक रूप से बंट गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, कुल ये 15 क्वेश्चन था जिसे कि हम आप लोगों को बता दिए, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना टोटल ऑब्जेक्टिव है भाई? 32-33 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब बताते जाइए और फाइनली आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और हार्ड चैप्टर में एक यही बस चैप्टर है, इसके बाद सारे चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? उस विचारधारा को क्या कहते हैं जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है? तो लिखेंगे उसे हम लोग भौतिकवाद कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? क्वेश्चन कह रहा है कि सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो लिखेंगे सारे यूरोप के लोग एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे, यानी कि दूसरा का सी नंबर ऑप्शन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेली और वायरन कहां के थे? सेली और वायरन कहां के थे? तो लिखेंगे कि सेली और वायरन ये दोनों यूनान के थे, बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला नंबर, जारशाही शासन का संबंध है। कहां के राजा को जार कहा जाता था? तो रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस का ही सम्राट था ना, जार निकोलस द्वितीय। आपको सेकंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद में पढ़ना है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रूस की क्रांति कब हुई थी? 15 नंबर क्वेश्चन। रूस की क्रांति जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, यह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। तो वेद व्यास की रचना कौन है? वेद व्यास की रचना गीता है और वाल्मीकि की रचना रामायण है। तो व्यास जी और वाल्मीकि की रचना गीता और रामायण, चौका ए ऑप्शन। आगे बताइए, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? 7वां नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो जवाब होगा रामविलास शर्मा की पुस्तक है, 7 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। 8वां नंबर बताइए बाबू, प्रगतिशील आलोचना का विकास। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है, 8 का बी ऑप्शन। आगे, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस यूरोप में है बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे, वायरन किस भाषा के कवि है? 12 नंबर, वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, सी ऑप्शन। आगे बताइए, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना, तो ये रामविलास शर्मा की कृति है, ध्यान रखिएगा। आगे, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन कहां से है? परंपरा का मूल्यांकन पुस्तक से ही है। आगे बताइए, दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य अधम कोटि का होता है, यानी सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ती है बाबू, कह रहा है कि राफेल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो ये किसकी देन है? राफेल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो ये किसकी देन है? तो यह इटली की देन है, 16 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 17 नंबर, शेक्सपियर कौन थे? बताओ बाबू, शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक प्रसिद्ध नाटककार है, 17 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 18 नंबर, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? निराला की साहित्य साधना, तो निराला की साहित्य साधना जो है वो कितने खंडों में है? कुल 3 खंडों में है। आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर,
इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ बाबू? 19वां नंबर बताओ। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो जवाब होगा 10 अक्टूबर 1912 को रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है। आगे कह रहा है कि इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहां हुआ? 20वां नंबर क्वेश्चन। इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहां हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म हुआ है उच्च गांव सानी, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रेमचंद और उसका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग, तो प्रेमचंद और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। 21 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? 22 नंबर क्वेश्चन। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होती है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, लैटिन कवि कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन बाबू। लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि कौन है? वर्जिल। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लैटिन कवि वर्जिल है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो तार सप्तक है, तो बताइए कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? बताइए तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 25वां नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो जवाब होगा 7 कवियों की कविताएं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो जवाब होगा अगे ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया। आगे बताओ, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? बताओ बाबू, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए ही क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला नंबर, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? 28वां नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। आदिम का शाब्दिक अर्थ, तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? 29 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है बाबू 30 नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई है? तो जवाब होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु 2000 ईस्वी को हुआ है दिल्ली में। 30 का बी ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? 32 नंबर बताइए। तो परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जवाब होगा जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है, उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, कि भाई भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, भारत की, यहां भारतीय नहीं, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो जवाब होगा भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बाबू ध्यान रखिएगा, 33 का सी नंबर। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का 33 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए ऑब्जेक्टिव में, और सारे 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए सब्जेक्टिव में। और फाइनली अब आपका ये चैप्टर यहीं पे प्यारे बच्चों समाप्त हो गया, द एंड हो गया। तो हमारा 7वां नंबर चैप्टर भी हिंदी का क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। हिंदी का हमारा 7वां नंबर चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब हम 7वां नंबर चैप्टर के बाद 8वां नंबर चैप्टर में आएंगे, लेकिन अब कल से हम लोग काव्य खंड पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग काव्य खंड का पहला नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। अब गद्य खंड को यहीं पर रोकेंगे और कल से पढ़ेंगे हम लोग काव्य खंड। ठीक है ना। तो कल से आप लोग काव्य खंड के लिए अब तैयार रहिएगा। ठीक है बाबू। तो मिलते हैं अब कल काव्य खंड वाली क्लास में। बाकी तो आज शाम में क्लास होगा, उसमें मिलेंगे ही। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।